अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत बताया था कि बचत क्या है। ठीक है, हमको बचत क्यों करनी चाहिए, ठीक है, बचत करने के बाद पैसा हमको कहाँ पे जमा करना चाहिए, इन सब के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। चेक और डिमांड ड्राफ्ट मतलब जिसको हम डीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीडी। तो इसके द्वारा हम कैसे जो है रकम को भेजेंगे। तो चेक और डीडी का उपयोग करके हम कैसे जो है रकम को भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो प्रेषण को एक बैंक से दूसरे बैंक में धन या धन हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये या तो एक बैंक या तो बैंक से बैंक जो है अलग भेजा जा सकता है। चेक, पे स्लिप, मेल ट्रांसफर आदि द्वारा डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करके रकम भेजी जा सकती है। डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट धन हस्तांतरण का एक लोकप्रिय तरीका है। ये जो है धन भेजने का एक लोकप्रिय तरीका है, जहां भारत में अधिकांश बैंक धन के प्रभावी हस्तांतरण के लिए इसका उपयोग करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आमतौर पर ग्राहक के अनुरोध पर बिल भुगतान के लिए और मृतक की संपत्ति को कानूनी वारिसों आदि को हस्तांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। बैंक के द्वारा जो है डीडी बनाया जाता है और डीडी के लिए आप चाहे तो अपना चेक दे सकते हैं या चाहे तो आप नगद दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप तो मान ले सब ऑनलाइन जो है पेमेंट हो रहा है फॉर्म वगैरह का। पहले जब फॉर्म वगैरह फिलअप होता था तो वहां पे डीडी लगता था। अभी भी बीएड वगैरह का जो है अगर देखें तो बीएड वगैरह के एडमिशन में जो पैसा जमा होता है ज्यादातर डीडी का प्रयोग किया जाता है। तो डीडी का प्रयोग मान लीजिए अभी जैसे बताया गया कि मृतक की संपत्ति को कानूनी वारिसों, मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई, उसके खाते में पैसा है तो उसके पैसे को भी जो है जो उसका वारिस है उसको जो है ट्रांसफर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो डीडी फॉर्म में ग्राहक द्वारा निम्नलिखित विवरण भरने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से विवरण भरे जाते हैं? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नीडेड, समीक्षक का नाम मतलब कि रिसीवर का नाम, और ट्रांसमीटर का नाम, हस्तांतरित की जाने वाली कुल राशि मतलब कितना पैसा जो है ट्रांसफर करना है, बैंक या स्थान जहां हस्तांतरित धन को वित्त पोषित किया जाना है, उस बैंक या स्थान का नाम जहां पे धन को वित्त पोषित किया जाना है, जिस तरह से पैसे का भुगतान किया जाना है यानी नगद या बैंक खाते के माध्यम से जिसमें आप पैसे का भुगतान करेंगे, यानी नगद में या अपने खाते में डेबिट करके किस तरह से आप जो है पैसे का भुगतान करेंगे। आपको चेक या नगद के साथ फॉर्म जमा करना होगा। तो जब आप डीडी फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आप चाहे चेक देंगे या जो है आप नगद जो है पैसा जो है जमा करके डीडी बनवा सकते हैं। इसके बाद इसमें है चिट फंड और साहूकार। चिट फंड और साहूकार, तो ये क्या है और इनसे हमें क्यों बचना चाहिए यहां पे आगे बताया गया है। पैसे बचाने के लिए बैंकों का उपयोग करके हम नीचे बताए गए जोखिम से बच सकते हैं। अगर हम पैसा बचाने के लिए बैंक का उपयोग करते हैं तो नीचे जो जोखिम बताए हैं उससे हम बच सकते हैं। तो चिट फंड क्या है, सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे। चिट फंड एक स्थानीय निकाय है। चिट फंड क्या है? एक स्थानीय निकाय है जो पैसा बचाने में मदद करते हैं। चिट फंड एक कंपनी जैसा है, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा समूह जैसा बनाया जाता है जो पैसे बचाने में मदद करते हैं। ये उस क्षेत्र के एक या एक से अधिक लोगों द्वारा चलाया जा सकता है। ये उस क्षेत्र के एक या एक से अधिक लोगों द्वारा चलाया जाता है। चिट फंड पूरी तरह भरोसे पर आधारित है, मतलब कोई ये रजिस्टर्ड नहीं है। आप इसमें पैसा जमा तो करेंगे लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, चिट फंड से जुड़ना आसान है क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई के अलावा किसी उचित पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। अगर आप चिट फंड में पैसा जमा करते हैं तो आप जब भी जरूरत हो उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसके बजाय बैंकों में आपको समय अवधि पूरी होने तक प्रतीक्षा करना पड़ता है। चिट फंड का उदाहरण अगर हम दें, सरल उदाहरण, तो आप लोगों ने अपने यहां देखा होगा कमेटी आपने देखा होगा। तो कमेटी में क्या होता है, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग जैसे हो, एक समूह बनता है। उसमें लोग निर्धारित करते हैं कि 10,000 या 15,000 या 20,000 हम मंथली जमा करेंगे, ठीक है, और बारी बारी से पैसा लेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करेंगे। मान लीजिए अगर 10 लोग जमा कर रहे हैं कमेटी जो है, या 15 लोग जमा कर रहे हैं 10-10 हजार रुपये, तो 15 लोग अगर 10-10 हजार रुपये जमा करें कितना हो जाएगा?
1.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो गया। अब 10-10 हजार रुपए जमा किए 15 लोग, 15 लोग एक एक महीने में पैसा निकालेंगे। पहली बार जो है एक लोग तो उसमें बोली लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बोली लगाते हैं। 1.5 लाख रुपए तो हुआ, लेकिन उसमें बोली लगाते हैं, जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो पैसे को कम करके उठाता है। जैसे मान लो 1.5 लाख है, वो कह रहा है हम 1,40,000 में ही ले लेंगे, तो 10,000 रुपए जो बचेगा वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मतलब जो आपका 10,000 रुपए का किस्त था, वो 10,000 जो टूट रहा है उसको जो है बराबर बराबर बांट दिया जाता है। मतलब वो हो जाता है नफा आपका, वो आपका नफा हो जाता है। फिर उसमें फिर बोली लगाई जाती है कि कोई कहता है नहीं हमको 1,30,000 में दे दीजिए, हमको और ज्यादा जरूरत है। कोई कहता है 1,20,000 में दे दो, कोई कहता है नहीं 1,10,000, कोई कहता है हमको 1 ही लाख में दे दो। ठीक, तो इस तरह से बोली लगाते हैं। जो सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा बोली लगा देता है टूटने का, तोड़ने का, उसको जो है मिल जाता है। अगर कोई कह रहा है 1 लाख, तो 1 लाख के नीचे अगर और कोई नहीं आ रहा है तो जो 1 लाख लगाया है उसको मिल जाएगा। मतलब वो 50,000 रुपए का नुकसान कर रहा है, 50,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो 50,000 जो फायदा हुआ वो पूरे जो है कमेटी मेंबर को बांट दिया जाता है। मतलब कि अगर 10,000 रुपए था तो उसको घटा के जो बचेगा उतना ही अमाउंट उसको जमा करना होगा, ये होता है फायदा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है रिस्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मेंबर भी जुड़ जाते हैं जो बेईमान टाइप के होते हैं, जिनका मकसद है केवल उठा लेना, जमा नहीं करना। तो उन्हें क्या है, वो तो जो है 90,000 में भी उठा लेंगे, क्योंकि उनको जमा नहीं करना है। तो पहली दूसरी बार में ही वो जो है उठा लिए बोली लगा के, और बाद में वो इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं कर रहे हैं। तो जमा नहीं कर रहे हैं तो जो कमेटी का मुखिया होगा उसको जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। या तो वही चीज होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, कि कुछ लोग जो कमेटी के मेन होते हैं वही जो है चंपत हो जाते हैं, भाग जाते हैं रुपया लेकर आपका। वही अगर कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो क्या करोगे? आपने पैसा जमा किया, ठीक है, और जमा करने के बाद वो कोई दिक्कत आ गई उनको, या वैसे ही उनके अंदर बेईमानी आ गई, तो वो पैसा आपको ना दें तो क्या करोगे? तो ये जो है जो चिट फंड है, ये पूरी तरह भरोसे पर आधारित है। ये क्या है? पूरी तरह भरोसे पर आधारित है। इसमें रुपया लगाना जो है सुरक्षित नहीं है। कोई कानूनी प्रक्रिया आप इसमें नहीं कर सकते कि हमने पैसा जमा किया है, कोई लिखा पढ़ी इसका नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? तो ये हो गया। तो चिट फंड या साहूकार में पैसा बचाने का जोखिम है। चिट फंड या साहूकार में पैसा बचाने का जोखिम है। चिट फंड पैसा जमा करने के लिए अधिकृत पक्ष नहीं है। जो लोग चिट फंड चला रहे हैं वे अपने चिट फंड को बंद कर सकते हैं यदि वो ऐसा करना चाहते हैं। यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो अपने चिट फंड को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। धन की हानि या चोरी होने की संभावना है। धन की हानि या चोरी होने की संभावना है। चिट फंड में आपके द्वारा जमा किए गए धन के लिए कोई सुरक्षा या आश्वासन नहीं है। आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसके लिए कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है। एक मौका यह भी है कि फंड मैनेजर बड़े पैमाने पर गायब हो सकता है। मतलब फंड मैनेजर जो है वो पैसा लेकर आपका भाग सकता है। पहली बोली जीतने के बाद कोई सदस्य गायब हो सकता है। पहली बार में ही लगा के और वो पैसा लेकर गायब हो सकता है, नहीं जमा करेगा, क्या करोगे? तो ये जो है इसमें नुकसान है। अच्छा, साहूकार, मनी लेंडर, हमने कल आपको बताया था कि बचत हमको करनी चाहिए। बचत क्यों करनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया था, बचत की जरूरत क्यों है, और बचत कहां करनी चाहिए, बचत करके कहां पे हमको पैसा जमा करना चाहिए, ये भी हमने आपको बताया था। अब देखो, हमने बताया था कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक के साथ आपका संबंध अच्छा बनता है। फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो लोन बैंक आपको देता है। अब अगर मान लीजिए आपने पैसा जमा ही नहीं किया कभी बैंक में, कोई अमाउंट जमा नहीं किया, ना निकासी किया, तो आपको जरूरत पड़ गई लोन की तो वो देगा नहीं, वो आपको लोन देगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? मजबूरन किसी दूसरे से पैसा लेंगे उधार, किसी दूसरे से, जिसको हम साहूकार कह सकते हैं, मनी लेंडर कह सकते हैं, उनसे हम पैसा उधार लेंगे। तो देखिए, जब मनी लेंडर से आप पैसा लेते हैं तो वो जो है उच्चतम ब्याज लेता है। जैसे बैंक का जो ब्याज है वो सालाना है, ईयरली आप 12% 14% देंगे। अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं बैंक से तो साल भर का जो है 12,000 या 14,000 होगा। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए, ठीक है, किसी साहूकार से ले लीजिए और वो आपसे 3% ही ले, वैसे तो 5% 10% का भी चलन है, लोग 10% पे भी पैसा लेते देते हैं जैसी जिसकी जरूरत हो। तो अगर वो 3% ही ले तो 1 महीने, क्योंकि मंथली लेता है, जो मनी लेंडर है, साहूकार है, वो
मंथली ब्याज लेता है। तो 3% मतलब 3,000 होगा एक महीने का। एक महीने का कितना हो गया? 1 लाख रुपए का 3,000 हुआ। अगर हम साल भर का जोड़े तो 36,000 रुपए हो गया। मतलब 1 लाख का कितना हो गया? 36,000 रुपए हो गया। तो जो मनी लेंडर है, ठीक है, साहूकार का जो ब्याज है वो काफी ज्यादा होता है, बैंक का कम होता है। इसलिए हमको बैंक से अपने संबंध को अच्छे से बनाकर रखना चाहिए। हमको जमा निकासी करते रहना चाहिए, जिससे हमको जरूरत पर लोन मिल सके। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां पे हम बैंकिंग उत्पाद, बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अकाउंट क्या है? तो एक बैंक के साथ एक समझौता, अकाउंट भी क्या होता है? बैंक के साथ एक समझौता ही तो है। अकाउंट आपका जो है बैंक के साथ समझौता है, जहां एक खाता धारक आवश्यकता अनुसार पैसा बचत, जमा या निकाल सकता है। पैसे को बचत कर सकता है, ठीक है, बचत के रूप में जमा कर सकता है या निकाल सकता है। खातों के प्रकार, 3 प्रकार के खाते उपलब्ध हैं। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा क्या है? पर्सनल और रियल। और कौन सा है? टैली वाले बच्चे बताए। 3 प्रकार के खाते कौन से हैं? हाँ, नॉमिनल। तो यहां पे चलिए, पर्सनल खाता हम जानते हैं, व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले, किसी व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्री राम का खाता। श्री राम का खाता ये क्या है? ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। सैमसंग का खाता, संगठन का खाता, ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट, जिसको हम वास्तविक खाता कहते हैं, वो खाता जो मूर्त संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जिसे भौतिक रूप से महसूस किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। उदाहरण में शामिल है नगद का खाता, माल का खाता, स्टॉक का खाता, जैसा कि आप अकाउंटिंग में, टैली में बनाते हैं। और एक है नॉमिनल। क्या है? नॉमिनल। तो नॉमिनल खाता, नाम मात्र का खाता, जो खाता व्यय और आय का प्रतिनिधित्व करता है, व्यय और आय का प्रतिनिधित्व करता है, उसे नाम मात्र खाता कहा जाता है। उदाहरण में शामिल है वेतन, संपत्ति खातों की हानि आदि। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब हम जानेंगे डिपॉजिट क्या है, जमा। तो बैंक में धन के संचय को, बैंक में धन के संचय को जमा कहा जाता है। बैंक में धन को रखना क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है। जमा 2 प्रकार के होते हैं, एक सावधि जमा होता है और एक मांग जमा होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं। टर्म डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं। सावधि जमा को एक विशेष अवधि के लिए जमा धन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे समय व्यतीत होने से पहले वापस नहीं लिया जाता, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए हम पैसे को जमा करते हैं, उससे पहले हम उस पैसे को नहीं निकाल सकते, वो आपका हो जाता है टर्म डिपॉजिट। अब इसमें जो है अलग अलग करके बताया गया। एक है आपका आरडी, आपका एक क्या है? आरडी है। दूसरा है एफडी। आरडी खाता क्या है? जिसको हम आवर्ती जमा कहते हैं। आरडी को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। इसे विशेष अवधि के लिए मासिक जमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। विशेष अवधि के लिए मासिक जमा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा अपने ग्राहक को ब्याज प्रदान किया जाता है। कल हमने बताया था कि इसमें अगर आप पैसा जमा करें, मान लीजिए आप महीने में 200 रुपए बचा सकते हैं, तो आप बैंक जाके खाता खुलवा लीजिए। 2 साल के लिए आप खाता खुलवा लीजिए, 200 रुपए हर महीने जमा करते रहिए, और 2 साल में आपको इसमें जो पैसा जमा करोगे ब्याज भी मिलेगा, और 2 साल के बाद आपका पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, बचत भी कर पाएंगे इसके बहाने। एक है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम सावधि जमा कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट को क्या कहते हैं? सावधि जमा कहते हैं।
तो यह ग्राहक द्वारा एक निश्चित अवधि यानी 1 या 2 वर्ष के लिए जमा की गई थोक राशि। आप जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसको आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, ठीक है, 5 साल, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो जितने दिन के लिए आप फिक्स करोगे उतना ज्यादा आपको उसमें ब्याज मिलेगा। हमने बताया था कि अगर आप 10 साल के लिए जमा करते हैं तो आपका अगर 1 लाख है तो वो 2 लाख हो जाएगा। 1 साल के लिए जमा करेंगे तो उसके हिसाब से जो भी ब्याज होगा उस ब्याज के साथ आपका पैसा जो है जमा हो जाएगा और उसको आप निकाल सकते हैं। एक है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। इसमें जो है ब्याज तिमाही जमा किया जाता है और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है। ब्याज इसमें तिमाही आपको मिलता है। डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो योजना है जहां ग्राहक बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के मांग पर पैसा निकाल सकता है। डिमांड डिपॉजिट ग्राहक को ब्याज दे भी सकता है और नहीं भी। मांग जमा के उदाहरण में चालू खाता और बचत खाता शामिल है। जो डिमांड डिपॉजिट है आपकी मांग के अनुसार, तो देखो चालू खाता जो है उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या जो है चालू खाते में हमको बैंक ब्याज दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। उसमें आप लाखों करोड़ों रुपए रखिए, कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बचत खाते में पैसा रखते हैं, आमतौर पर जो आप लोग खाता खुलवाते हैं, अभी शायद सबको क्लियर नहीं होगा कि सेविंग अकाउंट क्या है। जो आप लोग खाता खुलवाते हो वही वो आपका सेविंग अकाउंट ही होता है। क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है। वो चाहे जीरो बैलेंस से खुलवाते हो, चाहे कुछ जमा करके खुलवाते हो, वो आपका सेविंग अकाउंट है। बचत खाता, उसमें जो भी पैसा आपका जमा रहेगा उसमें आपको सरकार जो है मतलब बैंक आपको ब्याज देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपकी दुकान है, ठीक है, कोई आपकी कंपनी है, तो वहां पे जो खाता खुलता है वो जो है करंट अकाउंट होता है। क्या होता है? करंट अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहते हैं। चालू खाते में आप दिन भर में चाहे जितनी बार पैसा जमा करिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, और चाहे जितना ट्रांजेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप बचत खाते से ज्यादा लेन देन करते हैं तो उसमें आपका जो है चार्ज भी कट सकता है। हाँ, अगर आपको ज्यादा जमा निकासी करना है तब आपको क्या करना होगा? तब आपको चालू खाता खुलवाना होगा। अब चलिए हम जानेंगे लोन क्या है और लोन के प्रकार और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा यह वादा करने पर कि वो एक निश्चित अवधि के भीतर, एक निश्चित समय के अंदर ब्याज के साथ पैसा वापस कर देगा, उस धन को हम ऋण के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? ऋण के रूप में जानते हैं। एक निश्चित समय के लिए पैसा लिया जाता है, ठीक है, और उसके बदले जो है कुछ जो है ब्याज भी दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋण के रूप में जानते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा यह वादा करने पर कि वो एक निश्चित समय के भीतर ब्याज के साथ पैसा वापस कर देगा, उस धन को ऋण के रूप में जाना जाता है। ऋण निम्नलिखित श्रेणियों में आता है। कौन कौन से? एक तो है सिक्योर लोन। क्या है? सिक्योर लोन, सुरक्षित। तो सुरक्षित ऋण वो ऋण है जहां उधारकर्ता किसी भी संपत्ति जैसे घर, जमीन, गहना या किसी भी सामान को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखता है। ये बैंक भी करते हैं ऐसा, और वैसे भी जो आप साहूकार से पैसा लेते हैं वो भी ऐसा करते हैं। आपसे आपका कोई कीमती चीज जो है गिरवी रखाते हैं, और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपका संबंध बैंक के साथ अच्छा नहीं है, आपका संबंध आपके समाज में भी अच्छा नहीं है। आपको लोग जानते हैं कि आप पैसा लेने के बाद नहीं देते हैं वापस, ठीक है, आपकी क्रेडिट जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, तो वहां पे आपको पैसा कोई वैसे नहीं देगा। फिर आपसे चाहे आपका वो कोई जमीन जायदाद जो भी है वो गिरवी रखाता है। तो सुरक्षित ऋण ऐसा ऋण है जहां उधारकर्ता अपनी किसी भी संपत्ति जैसे घर, जमीन, गहना या किसी भी सामान को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखता है यदि समय पर पुनर्भुगतान नहीं किया गया। जैसे जो समय दिया गया कि इतने समय में वापस कर देंगे, अगर उस समय के अंदर उस पैसे को वापस नहीं किया गया तो वित्तीय संस्थान को इन्हें बेचने का अधिकार होता है। जिसने पैसा आपको दिया है, चाहे वो बैंक है चाहे जो भी है, वो उसको जो है क्या कर सकता है? बेच सकता है। अब है एक तो सिक्योर हो गया, दूसरा है अनसिक्योर, असुरक्षित। असुरक्षित ऋण वो होता है जहां उधारकर्ता बैंक को सुरक्षा के रूप में कोई भी सामान नहीं जमा करता। जहां पे उधारकर्ता बैंक को सुरक्षा के रूप में कोई भी सामान नहीं जमा करता। उदाहरण में पीयर टू पीयर लैंडिंग, पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन आदि जो है शामिल। पीयर टू पीयर लोन का मतलब आपने देखा होगा कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं 10,000 20,000 रुपए का जो है ऑनलाइन आपको जो है मिल जाता है। ऑनलाइन जो है कुछ ऐसे वेबसाइटें हैं या एप्लीकेशन है
जिसके माध्यम से आप छोटा जो है लोन ले सकते हैं, तो उसको हम पीयर टू पीयर लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर लोन। उसमें आपको कुछ जो है जमा करने की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई जो है उसमें वो नहीं मांगा जाता है बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई। अब यही है कि अगर आप छोटा लोन ले रहे हैं, ठीक है, और आप समय से नहीं उसका भुगतान कर रहे हैं, तो आपका जो है क्रेडिट खराब होता है, क्रेडिट स्कोर जिसको कहते हैं। क्रेडिट स्कोर अगर आपका सही है तो बैंक आपको ब्याज तुरंत देगा, मतलब आपको लोन जो है तुरंत देगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं सही है तो कोई भी आपको जो है बैंक नहीं देगा। अगर आपको गाड़ी निकलवाना हुआ, ठीक है, आपको होम लोन लेना हो, कुछ भी लेना हुआ, अगर लोन आप करा रहे हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन है तो आपको लोन नहीं मिलता, जिसको हम सिबिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबिल, सिबिल स्कोर। अब है डिमांड लोन। डिमांड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें व्यक्ति मांग पर पैसा उधार लेता है और यह वापसी का समय तय नहीं करता कि कब हम वापस करेंगे। एजुकेशन लोन, शैक्षिक ऋण किसी की शिक्षा का समर्थन करने के लिए उधार लिया गया धन है, उसे पढ़ाई के दौरान पैसे नहीं चुकाने पड़ते। जो एजुकेशन लोन होता है, जैसे मान लीजिए आपका 3 साल का कोर्स है, तो उस 3 साल में आपको पैसा वापस नहीं करना है जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, अर्थात पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसा वापस करना होता है। व्यक्तिगत लोन मतलब व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन। व्यक्तिगत ऋण एक ऐसा ऋण है जो विवाह, विश्व भ्रमण, अन्य खर्चों आदि के लिए व्यक्तिगत रुचि के आधार पर लिया जाता है। वाणिज्यिक ऋण किसी संगठन को सुधार के उद्देश्य से वाणिज्यिक ऋण दिया जाता है। कमर्शियल लोन, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब अपने व्यवसाय को आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वाणिज्यिक यानी कमर्शियल लोन मिलता है। क्या मिलता है? कमर्शियल लोन। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि जो जनधन खाता है उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, ठीक है, पैसा ना होने के बाद भी पैसा निकाल पाए, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति जीरो बैलेंस खाते से पैसा निकालने का प्रयास करता है। जीरो बैलेंस खाते से पैसा निकालने का प्रयास करता है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो जगह है जहां ग्राहक अपनी किसी भी संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में बैंक को गिरवी रखता है, फिर वो ओवरड्राफ्ट कर पाता है। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, असुरक्षित ओवरड्राफ्ट वो है जहां ग्राहक बैंक को सुरक्षा के रूप में कोई भी सामान जमा नहीं करता। अब चेक और डिमांड ड्राफ्ट को कैसे भरेंगे, शायद ये आपको बता दिया गया ऊपर भी। चलिए देख लेते हैं। देखो, चेक अगर आपको भरना है तो चेक भरते समय आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे। अपने चेक के ऊपरी दाएं कोने पर तारीख लिखें, उस प्राप्तकर्ता का नाम लिखें जिसे चेक भुनाया जाना है, जिसको चेक मिलना है, ठीक है, उस प्राप्तकर्ता का नाम लिखें। राशि को अंकों और शब्दों दोनों में लिखें। चेक के निचले बाएं कोने पर अपना हस्ताक्षर करें। जैसा कि यहां पे एक कनाडियन चेक का जो उदाहरण दिया गया है, क्या चीज कहां पे रहेगा वो आप यहां पे देख सकते हैं। कनाडियन चेक का जो है उदाहरण दिया गया है, यहां पे पूरा जो है सब कुछ डिटेल्स में बताया गया। इसी तरह डीडी कैसे भरा जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, इसको अभी हमने आपको बता ही दिया है। डीडी वाला भी इसके पहले हमने बता दिया। आवश्यक उपकरण का प्रकार, समीक्षा का नाम, ट्रांसमीटर का नाम, ये सारी चीजें होती हैं। और यहां पे डीडी का जो है वो भी आपको दिखाया गया है। डिमांड ड्राफ्ट जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, चलिए हम इसको जानते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे नो योर कस्टमर केवाईसी। अक्सर आप सुनते हैं केवाईसी कराना है, केवाईसी कराना है, केवाईसी कराना है। केवाईसी क्या है? केवाईसी का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानो, अपने ग्राहक को जानो। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक ग्राहकों की पहचान और पते के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं। केवाईसी के द्वारा क्या करते हैं, बैंक जो है अपने ग्राहक के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं, उनका पता कहां पे है। जैसे आप बीच बीच में आपने देखो
आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का अकाउंट बंद हो जाता है। अब बंद कब होता है? जब वो उसमें जमा निकासी नहीं करते। अगर 6 महीने से ज्यादा जो है जमा निकासी नहीं किया गया खाते में, ठीक है, तो बैंक उस खाते को बंद कर देता है। क्या करता है? बंद कर देता है। बंद इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद आप यहां पे नहीं है, शायद आप यहां पे नहीं है, इसलिए वो खाते को बंद कर देता है। फिर जब आपको जरूरत होती है पैसा जमा करने की या निकासी करने की, तो आप बैंक जाते हैं या जमा करने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि आपका खाता बंद हो चुका है। तो खाता बिल्कुल से नहीं बंद होता है। फिर आपसे बैंक क्या कहता है कि आप केवाईसी लाओ, जमा करो। केवाईसी में आपसे कहता है कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड लाके फिर से जमा करो। तो जब आप फिर से आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट प्रूफ देते हैं, कि अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं। फिर बैंक को लगता है कि हाँ अब आप जो है यहीं के हैं। अगर आप बाहर चले गए कहीं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। अगर आप यहीं के हैं तो फिर से यहाँ का डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। बहुत लोग जाते हैं, जब बाहर का करा भी लेते हैं, फिर से आते हैं, जब बंद होता है तो कहते हैं हमारा एड्रेस चेंज करो, हमारा ऐसा करो वैसा करो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो है केवाईसी जो है कराया जाता है समय समय पर, कि आप हैं कि नहीं है, जिंदा हैं या मर गए, ये भी समझ लीजिए। अगर आपके खाते में जो है जमा निकासी नहीं हो रहा है तो ये भी तो स्थिति हो सकती है कि हो सकता है कि वो आदमी हो ही ना, ठीक है। तो इसलिए जो है केवाईसी मांगा जाता है, खाते को बंद कर दिया जाता है कि कोई कहीं गलती से दूसरा ना उसमें जो है वो करने लगे। तो जब आप उस बैंक में खाता खोलते हैं तो ये बैंक द्वारा पूरा किया जाता है। बैंक नियमित अंतराल में अपने ग्राहक का विवरण अपडेट करते रहेंगे। केवाईसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बैंक सेवा का दुरुपयोग ना हो। इसीलिए हर एक चीज में जो भी है सब में केवाईसी अब मांगा जा रहा है। साल साल भर पे जो है केवाईसी अब हर चीज का होने लगा है। जिससे पता चल, कभी कभी क्या होता था कि जैसे मान लो कोई पेंशन पा रहा है, कोई पेंशन पा रहा है, अब उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो 1 साल तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 2-4 साल तक उसके बारे में विवरण ना दिया जाए कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो सरकार तो पैसा दे रही है, पेंशन उसका खाते में आ रहा है और वो है ही नहीं। तो केवाईसी होगा साल साल भर पे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये है या नहीं है। अगर आप खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां पे आपको एक फोटो आईडी प्रूफ देना होता है, एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। फोटो आईडी प्रूफ मतलब जिसमें फोटो लगा हो, वो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका फोटो लगा हो, उस आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान पत्र। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान पत्र, और आइडेंटिटी जो पत्र होगा उसमें आपकी फोटो जरूर होगी। बिना फोटो का है कोई चीज तो वो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई खाता खोलते समय पालन करने के लिए एक निश्चित मानदंड जारी करता है। उसमें से खाता खोलने के दौरान केवाईसी है। हमें केवाईसी के दौरान आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ उपलब्ध कराना होता है। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ उपलब्ध कराना होता है। तो आईडी प्रूफ क्या है? केवाईसी प्रक्रिया वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी आपका आइडेंटिटी है और एड्रेस है, दोनों है। जो वोटर आईडी हो क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान पत्र, और जो है एड्रेस, दोनों में काम आता है क्योंकि उसमें फोटो भी लगी होती है और आपका एड्रेस भी होता है। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जो है आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों में आते हैं। लेकिन पैन कार्ड आपका केवल आइडेंटिटी में आता है, पहचान पत्र में आएगा, और उसमें एड्रेस प्रूफ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पता नहीं होता, उसमें केवल आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम होता है, बस। पासपोर्ट आपका आइडेंटिटी, एड्रेस और डीओबी तीनों में काम आता है। तो ये जो है आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपका राशन कार्ड हो जाएगा। राशन कार्ड में आपका नाम होता है और एड्रेस भी होता है। अगर मुखिया का है तो मुखिया का आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों हो सकता है क्योंकि उसमें फोटो भी मुखिया का लगा होता है। लेकिन और सब जो सदस्य हैं उनका जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में रहेगा। रेंट एग्रीमेंट जो है, जैसे मान लीजिए आप कहीं दिल्ली चले गए, वहां पे आप रेंट पे रह रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, और वहां पे आपको जरूरत पड़ जाती है कोई कागज बनवाने की वहां के प्रूफ में, तो वहां पे रेंट जो है एग्रीमेंट है उसको आप एड्रेस प्रूफ के रूप में लगा सकते हो। गैस का कॉपी है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, ये सभी जो है एड्रेस के रूप में जो है स्वीकार किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया? खाता कैसे खोला जाता है, खाता के प्रकार क्या है, लोन के प्रकार क्या है, इन सब के बारे में बताया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो कल की क्लास में हम कुछ और नई चीजें डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत बताएंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।